गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। डिफरेंट ऑर्बिटल्स की एनर्जी को हम एनर्जी लेवल डायग्राम के साथ शो करते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम में ऑर्बिटल्स को उनकी एनर्जी के बेस के ऊपर अरेंज किया जाता है। जैसे ये हमने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया हुआ है हाइड्रोजन एटम के लिए। हमें पता है हाइड्रोजन एटम में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल के अंदर होता है। तो हाइड्रोजन एटम में इस 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इससे ऊपर सेकंड शेल, थर्ड शेल और फोर्थ शेल, इन सभी शेल्स के अंदर जितने भी सब सेल्स होंगे उन सब की एनर्जी सेम होगी। जैसे सेकंड शेल के सब सेल 2s और 2p, इनकी एनर्जी सेम होगी। थर्ड सेल के सब सेल 3s, 3p, 3d, इनकी एनर्जी सेम होगी। फोर्थ सेल के सब सेल 4s, 4p, 4d, इनकी एनर्जी सेम होगी। सेकंड सेल की एनर्जी कम होगी थर्ड सेल से, थर्ड सेल की एनर्जी कम होगी फोर्थ सेल से। तो हाइड्रोजन एटम के केस में डिफरेंट शेल्स के अंदर जो सब सेल्स है उनकी एनर्जी सेम होती है। लेकिन जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए हम एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उसमें क्या देखा गया कि एक ही शेल के अंदर जो डिफरेंट सब सेल्स होते हैं उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है। किस केस में? मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में। अब इसका कारण क्या है? मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उन इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होती है। तो रिपल्सन की वजह से डिफरेंट ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, डिफरेंट हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंट हो जाती है इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में स्क्रीनिंग इफेक्ट भी होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? जैसे मान लो 4s सेल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस सभी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा। तो न्यूक्लियस का चार्ज जो लास्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुँचेगा उस चार्ज को जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये स्क्रीन करेंगे या सील्ड करेंगे। तो इसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियस का चार्ज लास्ट इलेक्ट्रॉन तक कम पहुंचता है। तो जो चार्ज न्यूक्लियस का लास्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुंचेगा उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो ये कुछ एक कारण है मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंट होने के। अब मल्टी इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बेस में हम इसको अगर अरेंज करना चाहें तो एक बहुत सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले हम s ऑर्बिटल लिख लेंगे सभी शेल के, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। उसके बाद हम p ऑर्बिटल लिख लेंगे, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। इसके बाद d ऑर्बिटल, 3d, 4d, 5d, 6d एंड देन 4f, 5f। अब हम क्या करेंगे? डायगोनली इनको लिखेंगे, इस तरह से चलेंगे डायगोनली और इनको लिखेंगे और हमारे पास ऑर्बिटल की एनर्जी का एक सीक्वेंस आ जाएगा। जैसे डायगोनली चले तो सबसे पहले 1s ऑर्बिटल आ गया, उसके बाद 2s आया, 2s है, उसके बाद 2p, 3s, 2p, 3s, उसके बाद 3p, 4s, 3p, 4s। तो एक सीक्वेंस हमारे पास ऑर्बिटल्स का आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस ऑफ एटम। एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस हम कैसे बना सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस। ऑर्बिटल्स जो है एटम के, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने को हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बोलते हैं। एटम के ऑर्बिटल्स को या तो हम स्क्वायर के साथ या सर्कल के साथ अरेंज करते हैं या शो करते हैं, स्क्वायर या सर्कल के साथ शो करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हम इस तरह से इसको लिखते हैं, जैसे हमने लिखा है 3px1। इसमें 3 हमें क्या बता रहा है? 3 हमें बता रहा है प्रिंसिपल शेल के बारे में। ये जो ऑर्बिटल है ये थर्ड शेल का है, n की वैल्यू 3 है। जो p है ये हमें बता रहा है सब सेल के बारे में और p सब सेल के लिए l की वैल्यू 1 है। x हमें बता रहा है कि जो p सब सेल में ऑर्बिटल्स हैं px, py, pz, उनमें से ये कौन सा है? px ऑर्बिटल है। और जो 1 है ये हमें बता रहा है कि इस ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं किसी भी ऑर्बिटल की। आगे हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने से पहले हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए। इसमें सबसे पहला रूल है अफबाउ प्रिंसिपल।
अहबाउ प्रिंसिपल, अहबाउ जो है एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अहबाउ प्रिंसिपल क्या है? अहबाउ प्रिंसिपल हमें बोलता है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे ऑर्बिटल्स के अंदर, तो ऑर्बिटल की एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में हम ऑर्बिटल को फिल करेंगे। इलेक्ट्रॉन जब हम ऑर्बिटल में फिल करेंगे तो ऑर्बिटल्स के एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में हम फिल करेंगे। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन हम उस ऑर्बिटल में फिल करेंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। उसके बाद जैसे जैसे ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ती रहेगी उसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते रहेंगे, ठीक है। और ऑर्बिटल्स की एनर्जी का सीक्वेंस हमने इस सिस्टमेटिक डायग्राम से फाइंड आउट किया है। 2s 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इस तरह से ऑर्बिटल्स की एनर्जी का एक सीक्वेंस आ जाता है। तो सिंपली अहबाउ प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है कि हम ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में ही हम उनके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ओके, एक और प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं बोहर-बरीज रूल। बोहर-बरीज रूल हमें क्या बताता है कि जैसे हमने यहाँ पे 3p 3s 3p 4s 3d, ओके, हमने 3d ऑर्बिटल से पहले 4s को फिल किया। तो हमने 3d से पहले 4s को क्यों फिल किया? क्योंकि 4s की एनर्जी कम है 3d से, लेकिन हमें पता कैसे चला? विद द हेल्प ऑफ बोहर-बरीज रूल। बोहर-बरीज रूल को हम n+l रूल भी बोलते हैं। तो अगर हम 4s के लिए n+l की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी? n की वैल्यू है 4s के लिए 4, दिस वन, और l की वैल्यू होती है s के लिए 0, तो 4 + 0 क्या हो गया? 4, ठीक है। और 3d के लिए अगर हम n+l की वैल्यू निकालें तो देखिए कितनी आती है। 3d के लिए n की वैल्यू कितनी आ गई? 3, और d के लिए l की वैल्यू कितनी हो गई? 2, तो 3d के लिए 4 + 3 + 2 आ गया 5, मतलब n+l रूल की वैल्यू 3d के लिए ज़्यादा है और 4s के लिए कम है। जिस भी ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ से हमें क्लियर है कि 3d की एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए हमने उसको 4s के बाद रखा हुआ है। और अगर मान लो n+l रूल की वैल्यू दो ऑर्बिटल के लिए सेम आ रही है, तो उस केस में जिस ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू कम होगी उसको हम पहले फिल करेंगे क्योंकि उसकी एनर्जी भी कम होगी। जैसे हम यहाँ पे 3p और 3s को कंपेयर करते हैं, सॉरी 2p और 3s को कंपेयर करते हैं। 2p ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू आ गई 2, और p के लिए l की वैल्यू आ गई 1, n+l कितना हो गया? 3, और 3s ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू आ गई 3 और s की वैल्यू होती है 0, तो ये भी आ गई 3। तो 2p ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू भी 3 है और 3s ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू भी 3 है, दोनों की n+l की वैल्यू 3 है। तो इस केस में हम देखेंगे जिस ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू कम होगी उसको हम पहले फिल करेंगे, इसलिए हमने 2p को 3s से पहले फिल किया हुआ है। यही रूल हम यहाँ पे लगा सकते हैं। 3d को हमने 4p से पहले फिल किया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बोहर-बरीज रूल। अगला प्रिंसिपल है हमारे पास पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हमने ऑलरेडी पहले किया हुआ है। नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द वैल्यूज ऑफ 4 क्वांटम नंबर सेम, या एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। नेक्स्ट रूल इज हंट्स रूल। हंट्स रूल को हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी बोला जाता है। इस रूल को फ्रेडरिक हरमन हंट, जो जर्मनी के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। हंट ने कहा अपने रूल में कि अगर हमारे पास सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं, जिनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं, तो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में तब तक हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करेंगे जब तक सभी सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन्स ना आ जाए। मतलब सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं, सबसे पहले हमने उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, उसके बाद ही उसकी पेयरिंग शुरू करनी है। जैसे मान लो ये 2p ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी 2p है, हमने इसमें 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 2 यहाँ पे लगा दिए, 2 यहाँ पे लगा दिए, एक एम्प्टी रह गया, खाली रह गया। तो ये जो सीक्वेंस हमने फिलिंग का किया ये गलत है।
क्योंकि हंड रूल बोलता है कि सबसे पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, उसी के बाद ही पेयरिंग करनी है, दूसरा इलेक्ट्रॉन तभी सेम ऑर्बिटल में जाएगा। तो दिस इज राइट वन। इसमें सबसे पहले हमने एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया तीनों में, और चौथा इलेक्ट्रॉन फिर पेयर हो गया। तो पेयरिंग कब होगी? जब सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, उसके बाद ही पेयरिंग होगी। इसको हम बोलते हैं हंड्स रूल। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम। एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम कैसे लिखते हैं? हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक नंबर 1, 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, इसको हम 1s1 लिखते हैं। इस फॉर्मेट में हमने इसको लिखा हुआ है 1s1। 1 हमें बता रहा है कि ये फर्स्ट शेल का है, एस हमें बता रहा है कि एस सब सेल है और एस ऑर्बिटल है, और क्योंकि एस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, और 1 हमें बता रहा है कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, या हम लिखेंगे 1s2। लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन है, 1s में 2 आ गए, 2s में 1 आ गया, इसको हम लिखेंगे 1s2 2s1। ब्रिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1s में 2 आ गए और 2s में भी 2 आ गए, और 1s2 2s2। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भी एक ऑर्बिटल के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो वो अपोजिट स्पिन के साथ ही हमेशा लिखे जाएंगे। बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px 2p 2pz 3 ऑर्बिटल है, इनमें से 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 1s2 2s2 2px1। कार्बन 1s2 2s2 2px1 2py1। नाइट्रोजन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। ऑक्सीजन में अब जो p ऑर्बिटल है उसमें पेयरिंग शुरू हो जाएगी। देखिए यहाँ पे हमने हंड्स रूल को फॉलो किया, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में, अब पेयरिंग होगी 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। और इसी तरह से नियॉन 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz2। अगर हम इसके आगे देखें, आगे भी बहुत से एटम है। फास्फोरस 15 है, तो हमने लिख दिया 1s2 2s2 2p6, 2px2 2py2 2pz2 को हमने इकट्ठा कर दिया 2p6, 3s2 3px1 3py1 3pz1। इसी कन्फिग्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ तक की जो कन्फिग्रेशन है ये है नियॉन की, इसलिए हमने लिख दिया नियॉन स्क्वायर ब्रैकेट में, उसके बाहर 10, उसके आगे ये चीज़ लिख दी 3s2 3px1 3py1 3pz1। तो ये भी एक मेथड है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखने का। आपने जो 30 तक एटॉमिक नंबर है उन एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, ठीक है? ओके, थैंक यू।